तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस बाइक के पॉजिटिव है वही इस बाइक के निगेटिव भी हैं। इंजन में जो इसकी कंप्लेन आ रही है कि वाइब्रेशन है, तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई लोग कह रहे हैं इंजन से वॉइस आ रही है, बाइक एक तरफ भाग रही है। तो जो मुझे पॉजिटिव लगते थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब बात कर लेते हैं निगेटिव की। अपनी ऑल न्यू हिमालयन 450। तो भाई मतलब जब से ये बाइक आई ना, इसने इंटरनेट पे तहलका मचा रखा है एंड इंटरनेट और बाइकिंग कम्युनिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट, जो मतलब इस बाइक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, मतलब जो इसमें बता रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्लॉलेस बाइक है। एंड सेकंड, जो इसमें कमियों पे कमियां निकाले जा रहे हैं कि मतलब वाइब्रेशन है, इंजन इश्यूज हैं, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज हम इस वीडियो में सारे पॉजिटिव एंड सारे निगेटिव पे बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। सो भाई मैंने इस बाइक पे ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए। तो मैंने इस बाइक को लिया था ऑन 25 दिसंबर एंड आज है 7 मार्च। तो मेरा जो बाइक को लेने का मोटिव था वो यही था कि भाई मुझे इसको चलाना है, मुझे इसको अच्छे से चलाना है। एंड 2 महीने में मैंने अराउंड 7 स्टेट्स में ये गाड़ी चलाई है एंड जिसमें से 1200 किलोमीटर तो मैंने नॉन स्टॉप चलाई थी, लाइक फॉर 23 आवर्स मैंने इसको कंटिन्यूस चलाई है। सो नाउ आई बिलीव आई कैन गिव यू अ जेन्युइन ओनरशिप एक्सपीरियंस कि ये बाइक कैसी है, इसके क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। तो अगर आप 3 से 5 लाख में कोई बाइक लेने का सोच रहे हो एंड कंफ्यूज हो कि हिमालयन 450 लेनी चाहिए कि नहीं, तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो शुरू होने के पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी वीडियो पॉज करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें अभी तक मैंने इसमें कोई भी बहुत अलग से एसेसरीज नहीं लगवाई हैं, जितनी ज़रूरत थी वही एसेसरीज लगी हुई है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप रैक। सो लगेज में अभी अगर टॉप बॉक्स लगवाना भी है, नहीं भी लगवाना है, तो लगेज रखने के लिए बहुत इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है। एसेसरीज पे मैंने एक पूरा डिफरेंट वीडियो भी बना रखा है, उसका भी लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। सो ये जो इसमें लेग गार्ड लगे हुए हैं ये मैंने आरी के लगवाए हुए हैं। इसमें मैंने मैडॉक की अल्फा लाइट्स लगवा रखी हैं, कार्बन रेसिंग का विंडशील्ड लगी हुई है। तो ये हैं कुछ छोटी मोटी एसेसरीज जो मैंने इसमें लगवा रखी हैं अभी फॉर नाउ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके किलोमीटर दिखा देता हूँ। तो इसको अराउंड मैंने 4717 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो मतलब 5000 किलोमीटर्स में अभी 200-300 किलोमीटर बचे हुए हैं, बट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लुक्स, तो सबसे पहली चीज़ जिसने मुझे इम्प्रेस करी थी वो है इसके लुक्स। तो मतलब ये बाइक ट्रस्ट मी कैमरे पे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है इसके लुक। मतलब कैमरे पे, मतलब अगर ये 100 है ना तो ये कैमरे पे दिखती होगी मेरे हिसाब से 30 to 40। सो इट्स रियली अ ह्यूज बाइक। मतलब जो इसका आप टैंक देख रहे हो 17 लीटर्स का ऑलमोस्ट टैंक है और ये काफ़ी बड़ी बाइक है। सो लेंथ की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 7.4 फीट की पूरी लंबी बाइक है एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसका 230 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की अगर हम बात करें तो 805 mm की सीट हाइट है एंड वो आप 15-20 mm से बढ़ा भी सकते हो, ये एडजस्टेबल सीट्स हैं। बाकी मैं इसको 7 स्टेट्स में ले गया हूँ एंड जो अटेंशन इसको मिलती है ना, अगर आप ये बाइक ओन करते हो आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको हर दूसरा बंदा आके कॉम्प्लीमेंट करता है कि भाई ये कौन सी बाइक है। लुक्स के बाद अब हम आते हैं इसके एर्गोनॉमिक्स पे। सो भाई जो राइडिंग पोस्चर की अगर बात करें तो राइडिंग पोस्चर इसका बहुत अच्छा है। मैंने अराउंड 23 आवर्स इसको कंटिन्यूस चलाया था, बट बैक पे मुझे ज़रा सा भी कोई प्रेशर नहीं आया। मतलब जो फिटिंग पोस्चर था मेरा उसमें मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, लाइक फॉर 23 आवर्स। अगर राइडिंग पोस्चर की बात करें, फिटिंग पोस्चर, तो वो उसमें रॉयल एनफील्ड है स्किल्ड 8, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। तो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज़ इंजन। So this is Royal Enfield first 452cc liquid cooled single cylinder engine. So भाई it produce around 40 bhp of power at around 8000 rpm and 40 Newton meter of torque. तो भाई इंजन रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो देखो, इंजन जो पहले जो हिमालयन थी उससे कई ज़्यादा रिफाइंड है, कई ज़्यादा पावरफुल है एंड जो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो वंस यू स्टार्ट द बाइक, लेट मी स्टार्ट द बाइक। तो ये है इसका कुछ एग्जॉस्ट। तो जैसे ही आप बाइक
स्टार्ट करते हो ना तो यू विल फील द पावर इन द हैंडल, एंड जो इसका पावर है तुरंत इंस्टेंट ऐसे भागती है बिल्कुल मक्खन की तरह, मज़ा आ जाएगी। सो पावर के मामले में बहुत अच्छा काम किया है रॉयल एनफील्ड ने। तो क्रूजिंग स्पीड की अगर बात करें तो मैंने अराउंड 100 to 110 पे इसको ऑलमोस्ट मतलब 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर एंड पूरा 1200 किलोमीटर 100 to 110 में ही मोस्टली जो लाइक 70 to 80% जो पार्ट था वो मैंने 100-110 के बीच में ही किया है, एंड मुझे किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हुई। एंड ये बाइक ऐसी है कि मतलब देखो, अगर आपके बगल से कोई बाइक निकली तो इट हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव टू बी पेशेंट कि भाई नहीं मुझे ओवरटेक नहीं करना है, बट दिस बाइक हैज़ कैपेबिलिटी। एंड जो इसकी टॉप स्पीड है वो है अराउंड 170 के आसपास, तो आप समझ सकते हो कि क्या परफॉर्मेंस होगा। जैसे ही बाइक ये 6000 RPM के ऊपर जाती है ना, तो जो इसका इंजन का साउंड चेंज होता है एंड जो इसमें इंस्टेंट पावर आती है, मतलब बहुत लाजवाब। तो इंजन के मामले में काफ़ी बढ़िया है। सेकेंड जो पार्ट है जो रॉयल एनफील्ड ने बहुत ज़ोरदार मतलब मज़ेदार काम किया है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो जैसे ही आप इसका डिस्प्ले ऑन करते हो तो ये मे बी वीडियो में छोटा लगता हो, बट सामने से इट्स इनफ, मतलब ये एक अच्छा खासा बड़ा है। सो अब कई लोग इसमें बोल रहे हैं कि ये लैगी है या कुछ इसमें चीज़ें हैं, बट मैं सच बताऊं मैंने इतनी बाइक चला ली 5000 किलोमीटर्स, बट मुझे ज़रा सा भी लैगी नहीं लगा। एंड ये देखो सामने मैं आपको चला के भी दिखा रहा हूँ। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटन्स की जगह जॉयस्टिक दिया हुआ है, तो यहाँ का जो स्पेस है वो ज़्यादा कैप्चर नहीं होता, क्योंकि बाकी बाइक में आपने देखा होगा ये काफ़ी बड़े होते हैं एंड बहुत सारे मल्टीपल बटन्स, तो उसकी जगह पर यहाँ पर जॉयस्टिक दिया गया है। एंड ये देखो आप, इसमें आपको मिल जाते हैं कई सारे राइडिंग मोड। सो ABS परफॉर्मेंस ऑन, ABS ऑफ, इको मोड मिल जाता है विद ABS ऑन एंड ऑफ। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द बाइक इज़ कि इसमें नेविगेशन है। अगर आप मेरी राइड के व्लॉग देखोगे तो मैंने इसका जो मैप सिस्टम है वो यूज़ किया हुआ है। कुछ एक दो कमियां हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैप भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है एंड मुझे तो इतनी पूरी लॉन्ग डिस्टेंस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दो जो नेगेटिव है वो भी हम वीडियो के एंड में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे बेस्ट चीज़ है इसका जो पूरा कंट्रोल है वो आप यहाँ से ही कर सकते हो। तो जो आपको फ्रंट बैक करना है, ये बैक बटन है इसका, तो ये सब कुछ यहाँ से ही कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखो ट्रिप मीटर, सब कुछ जो इतनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रिप मीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल रेंज, किसमें कितना पेट्रोल बचा है, कितनी किलोमीटर चलेगी, फ्यूल रेंज भी इसमें शो कर देता है। फ्यूल कंजम्पशन जो एवरेज है क्या चल रहा है वो भी दिखा देगा। वोल्टेज बैटरी का, सर्विस ड्यू एंड इंजन टेम्परेचर। तो जितने मेन फीचर्स थे बेसिकली जो आपको कार में फीचर मिलते हैं वो सारे ऑलमोस्ट फीचर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डिजिटल डिस्प्ले में। नेक्स्ट जो मेन थिंग है दैट इज सस्पेंशन। मतलब सस्पेंशन, इसमें शोवा के सस्पेंशन लगे हुए हैं एंड सस्पेंशन ने बिल्कुल ज़ोरदार काम किया है। एंड इसमें फ्रंट में आपको UFD फोर्स मिल जाते हैं एंड पीछे अपना मोनोशॉक मिल जाएगा। एंड सस्पेंशन बहुत बढ़िया, ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। बाकी अगर टायर्स की बात करें तो फ्रंट में इसका 21 इंच व्हील है, पीछे आपको 17 इंच का मिल जाता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा वाइड टायर है। मतलब ये ऑलमोस्ट तो ये 140/80 सेक्शन का टायर है और मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइड है। तो इसमें जो लुक्स में जो मज़ा आता है वो काफ़ी बढ़िया है। तो बाकी स्पेसिफिकेशन तो देखो, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको इसकी साइट पे मिल जाएंगे। तो ये जो मेन जो मुझे पॉजिटिव लगते थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब बात कर लेते हैं निगेटिव की। तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस बाइक के पॉजिटिव है वही इस बाइक के निगेटिव भी हैं। कैसे वो समझाता हूँ। देखो अभी जो उसका इंजन है, सो इंजन में जो इसकी कंप्लेन आ रही है कि वाइब्रेशन है, तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें वाइब्रेशंस हैं। तो कहाँ आते हैं वाइब्रेशन आपके फुट पैक में आपको मिल जाते हैं, हैंडल बार में मिल जाते हैं, थोड़े बहुत आपको टैंक में मिल जाते हैं। तो बाइक जैसे ही आप 4000 RPM के ऊपर ले जाओगे आपको इसमें वाइब्रेशन मिलेंगे। तो अगर कोई कह रहा है कि वाइब्रेशन लेस बाइक है तो भाई झूठ बोल रहा है, मुंह पे बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा है। इसमें वाइब्रेशंस हैं हाँ। हालांकि जब आप इसको लॉन्ग राइड पे जाते हो, आप राइडिंग गेयर्स पहनते हो, ग्लव्स पहनते हो, तो वो वाइब्रेशन कम हो जाते हैं। जैसे ही आप 6000 RPM के ऊपर ले जाओगे तो उतना आपको फील नहीं होगा। बट ऐसा भी नहीं है कि ये इट्स अ डील ब्रेकर।
तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप चला के देखो। मुझे डील ब्रेकर तो नहीं लगे, वाइब्रेशन है बट उतना नहीं है। तो मैंने जो बाइक ली थी वो ली वाइब्रेशन की वजह से थी, क्योंकि मेरी क्लासिक बहुत अच्छी चल रही थी बट उसमें वाइब्रेशन थे, तो इसलिए मैंने हिमालयन 450 पे अपग्रेड किया था। सो मेरे लिए ये डील ब्रेकर नहीं है, क्योंकि मैंने वाइब्रेशन वाली बाइक चलाई हुई है। सो उस एनोइंग वाइब्रेशन नहीं है। सो आप भी एक बार अपना चला के देन आप डिसाइड करो कि आपको उतने वाइब्रेशन फील हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे हाईवे पे चलाने पे मैं जब आप 100-120 के ऊपर चल रहे हो तो उतने वाइब्रेशन आपको ग्लव आप पहनोगे तो आपको फील नहीं हो रहे हैं। बट द ट्रुथ इज कि हाँ वाइब्रेशन है एंड किसी को वो एनोइंग लग सकते हैं। सो सेकेंड पार्ट आ जाते हैं कि डिस्प्ले पे। तो जो इसका मैप आता है वो मैप में कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बाइक का मैप आता है। तो बाइक का मैप कभी कभार क्या करता है, आपको हाईवेज पे कुछ डिस्टेंस बचाने के लिए आपको कहीं गाँव ले जाता है। वो मैंने राइड पे बहुत ज़्यादा सफ़र किया, तो इसमें ऑप्शन मिलना चाहिए था कि हम कार का मैप सेलेक्ट कर सके, बट इट्स अ बाइक, तो उन्होंने कंपनी ने एज़ पर रूल्स बाई डिफ़ॉल्ट बाइक का ऑप्शन दिया है। सेकेंड थिंग, इसमें आपको टाइम नहीं पता चलता कि आप कब तक पहुंचोगे। गूगल मैप आपको एक एस्टिमेटेड टाइम बता देता है, तो वो चीज़ आपको नहीं पता चलती, बस आपको डिस्टेंस पता चलता है कितना भी बचा और कवर करना है। थर्ड थिंग आ जाते हैं हम इसकी लाइट पे। तो अगर हम लाइट की बात करें तो देखो यार, लाइट इसकी बिल्कुल बेकार है। मतलब इन्होंने दिया एलईडी, पहले हाइलोजन मिलती थी तो पहले एलईडी दिया था, बट अगर आप इसमें ऑक्स लाइट नहीं लगाओगे तो हाईवे को आप भूल जाओगे आप चल पाओगे। सो मैंने इसमें लगा रखी मैड डॉग की अल्फा लाइट, और मैंने इसको तुरंत ही फर्स्ट वीक में लगा लिया था। तो विदाउट ऑक्स लाइट आप इसको नहीं चला पाओगे, ये बिल्कुल मतलब बेकार है। सो 3.5 लाख और अराउंड 3.25 लाख की बाइक हो गई है, तो उसमें जो ये लाइट है वो थोड़ी और पावरफुल हो सकती थी, तो ये अपग्रेड आपको कराना पड़ेगा। तो एक चीज़ जो मुझे इसका कौन सा और लगा कि इसकी जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल मेरा सूरत राइड पे ये नट निकल गया था, तो नट वो मुझे हिमालयन 450 का नहीं मिला, मुझे हिमालयन 411 का ही लगाना पड़ा। तो हर जगह अभी इसके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मे बी अभी ये बाइक न्यू है, एंड जो इसकी जेन्युइन एसेसरीज़ हैं वो भी अभी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको आफ्टर मार्केट ही जाना पड़ेगा। एंड पार्ट्स अगर कंपेयर करें जो पिछली हिमालयन थी उससे पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। फॉर योर रेफरेंस अगर मैं आपको बताऊं, सो इसका क्लच वायर जो मतलब मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ था, टूटा नहीं था, मैंने क्लच वायर लिया था, तो क्लच वायर इसका अराउंड 450 से 500 रुपये का अराउंड पड़ा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो पार्ट्स इसके होने वाले हैं वो हिमालयन 411 से महंगे होने वाले हैं। सो सर्विस पे वो इफेक्ट पड़ेगा। सो बहुत जल्दी अपनी सेकंड सर्विस भी होने वाली है, क्योंकि 5000 किलोमीटर की जो कि होती है, ताकि जो फर्स्ट सर्विस की जो कॉस्ट लगी थी वो लगी थी अराउंड 1500 रुपीज़ अराउंड। सो सेकंड सर्विस की भी जो कॉस्ट आएगी, चीज़ें आएंगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी बाइक थोड़ी हैवी है, मतलब जब आपको इसको साइड स्टैंड से सीधे करोगे तो मे भी जो शॉर्ट हाइट पीपल हैं या जो गर्ल्स बाइक ले रही हैं, क्योंकि लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा इस बाइक में इंटरेस्टेड हैं, सो जब आप इस बाइक को सीधा करते हो बैठ के तो आपको वो चीज़ प्रॉब्लम आएगी। सो लेट मी शो यू। तो अगर मैं जैसे ऐसे बैठा हूँ, अगर मुझे इस बाइक को सीधा करना है तो ये करने में मुझे थोड़ी ताकत लगती है। सो बट जब आप इसको भगाते हो, जब आप इसको राइड करते हो तो इसका वेट बिल्कुल गायब हो जाता है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इसकी जो सीट है, अगर आप हिमालयन 411 से कंपेयर करोगे तो ये उससे कंफर्टेबल है, बट अगर आप बात करोगे कि ये कंफर्टेबल है तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अराउंड मैंने 50 से 100 किलोमीटर से जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मतलब मुझे थोड़ा फील होने लगा बैक में, तो सीट इसकी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। तो सीट के लिए आपको या तो एयर सीट लेनी पड़ेगी या तो इसको चेंज करा के इसमें जेल सीट या कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। सेकंड थिंग, इसमें विंडशील्ड जो है, विंडशील्ड मैंने इसमें कार्बन रेसिंग की लगवाई हुई है, तो जो इसकी स्टॉक विंडशील्ड आती है उसमें भी आपका काम नहीं चलेगा, आपको विंडशील्ड इसकी लगवानी पड़ेगी। तो ये थे ऑलमोस्ट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स कि कई लोग कह रहे हैं इंजन से वॉइस आ रही है, बाइक एक तरफ भाग रही है। तो देखो, मे भी किसी बाइक में फर्स्ट लॉट की बाइक्स हैं, मे भी किसी बाइक में कुछ इशू आ रहे हैं, बट ऐसा कोई भी इशू नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। सो द थिंग इज़ कि मेरी बाइक में मुझे तो एज सच कुछ भी इशू नहीं आ रहे हैं। हाँ, लोग मैंने देखो नोटिस किया, लोग थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटाइज भी कर रहे हैं। तो बाकी अगर कोई बोल रहा है मेरा इंजन फीव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भाई देखो मैं एक फैक्ट बात बताऊँ, नेगेटिव डालने से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, क्योंकि लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि अरे वाह ऐसा भी हो रहा है, तो इसलिए लोगों को व्यूज़ मिल रहे हैं, तो ठीक है, वो अपनी जगह सही है। तो मैंने आपके साथ सारे जो भी इसके नेगेटिव प्रोज एंड कॉन्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, जो मैंने फेस किए अपने 5000 किलोमीटर्स के एक्सपीरियंस पे। तो आई होप आपको इस बाइक की सच्चाई पता चल गई होगी, एंड नाउ यू कैन डिसाइड कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए।
तो हिमालयन 450 को लेके आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। एंड ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द वैभव ऑन व्हील्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।